लेकिन उसी समय हमें खबर मिली कि मुख्यमंत्री जी के ये आदेश हैं कि फायरिंग नहीं होनी चाहिए। फायरिंग न करने के आदेश के माने हम कोई फोर्स न यूज़ करें, यही बनाएंगे और ये मस्जिद गिराएंगे और ये करेंगे, बोल रहे थे लोग। फिर हम जब देखते रहे कि एक गुंबद गिर गया और लगा कि कुछ करना चाहिए, तो करीब करीब उस समय भी 40,000 45,000 उसमें कार्यसेवक उसमें थे, दुखी थे बेचारे। एक बात बता दें आपसे, ये बहुत लोग कहते हैं कल्याण सिंह जी हमेशा से ये ढांचे की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। तर्क दे सकते हैं कि ये था, ये नहीं था, ये रामचंद्र थे कि नहीं थे। इतना बड़ा कांड जो हुआ, ये हुआ परसेप्शन के ऊपर, ये फैक्ट के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। सर 6 दिसंबर 1992 को जब ये विवादित ढांचा ढहाया गया, तो उससे पहले सुरक्षा चुनौतियां को लेकर के पुलिस और प्रशासन को जानकारी हो गई थी एक तरीके से, तो कैसे इसके लिए इंतजाम किए गए थे और कितने पुख्ता इंतजाम किए गए थे इन चीज़ों के लिए? देखिए, उस समय ये सिख टेररिज्म भी यूपी को काफ़ी प्रभावित कर रहा था। और उस समय आप जैसे जानते हैं कि हम डीजी यूपी थे, लेकिन उसमें उत्तराखंड भी सम्मिलित था तब। तो वहाँ पे बहुत से केसेस होते थे, तो वहाँ पे हम लोगों का काफ़ी कमिटमेंट था फोर्सेस का। उसी प्रकार से कम्युनल सिचुएशन भी मतलब सरगर्मी में थी एक प्रकार से, क्योंकि ये मुद्दा तो चल ही रहा था, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का। तो उसको देखते हुए इंतज़ाम तो यही किया गया था कि जो रिसोर्सेज हैं फैज़ाबाद में उनको रीइंफोर्स किया जाए। तो 34 कंपनी तो पीएसी की हमने अलग से दी थी उनको यहाँ से, और करीब 2300 अदर और कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स सिविल पुलिस के दिए गए थे। और बहुत सी चीज़ें फायर सर्विस के और माउंटेड पुलिस और ट्रैफिक पुलिस, ये पूरा दिया गया था। जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि एसपी रैंक के करीब 15-16 अधिकारी वहाँ पे तैनात किए गए थे, जिनको कि चार्ज दिया गया था कि इस सेक्टर को आप देखिए और सुपरवाइज करिए और उनको मार्गदर्शन करिए कि कैसे क्या किया जाएगा। आईजी लखनऊ जोन और डीआईजी तो खैर फैज़ाबाद के ही थे, तो ये लोग तो थे ही जो कूद के, तो इसलिए सब मिला करके उनको पूरी तरह रीइंफोर्स किया गया जहाँ तक कर सकते थे इसमें। और इसमें इस 34 कंपनी के अलावा वही 4 कंपनी सीआरपीएफ की थी, जो एक महिला कंपनी थी और 3 कंपनी मेल कंपनी थी। वो लोग बिल्कुल जो आइसोलेशन कॉर्डर जिसको कहते हैं, जिसमें जो बिल्कुल गर्भगृह के आसपास थे, उसका चार्ज उनके पास था, बाहर का उनके पास चार्ज नहीं था। जो सोचने की बात है वो यही है कि ये तय हो गया था कि ये जो कार्यसेवक आ रहे हैं ये इस स्थल तक आएंगे, जो सिंह द्वार जो था, जहाँ पे वो पड़ा हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ तक आएंगे। उनको पहले रोकने का कोई सवाल नहीं उठता था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने अब माना था, जैसे भी माना हो, ये हम उसके बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया था कि सांकेतिक कार्य सेवा होगी, इसलिए उनको सांकेतिक कार्य सेवा करने का अवसर दिया जाए और इसकी पूरी जानकारी उनको भी दी जाए और पब्लिक को भी दी जाए, तो पब्लिक भी ये समझे कि होगा। और कार्य सेवा जैसा उस समय तय हुआ था वो यही हुआ था कि सरयू से हाथ में लोग बालू लेकर के चलेंगे और जो वहाँ पे जहाँ शिलान्यास हुआ है
उसके पास एक जगह बनाई गई थी, नियत की गई थी, वहाँ पे आके उसमें डालेंगे। यही हुआ था। ये जब मान लिया तो उनको दूर नहीं रोक सकता जा, यानी कानूनन आप उनको रोक नहीं सकते हैं पहले। और वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन दूर रोकने में भी बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उसमें मतलब काफ़ी लोगों की हक तलफी होती है। लोग जो जा रहे हैं अस्पताल में, वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते। कई लोग कहीं और दूसरी जगह जिससे इनका ताल्लुक़ नहीं है, मतलब कि कहीं यहाँ से मतलब नहीं था, तो इसलिए वो तो तय हो गया था कि उनको यहाँ आने की छूट है। कार्य सेवकों को आप पहले नहीं रोक सकते हैं, तो ये तो था। और फिर करीब 12 जो हम कंट्रोल रूम में मैं मौजूद था ऑफिस में, तो यही आया कि साहब वो कुछ लोग ऊपर चढ़ गए हैं। और उस समय जो गए थे वो 100 से 150 के बीच में थे शुरू में। तो वही हुआ कि अब, लेकिन उसी समय हमें खबर मिली कि मुख्यमंत्री जी के ये आदेश हैं कि फायरिंग नहीं होनी चाहिए। सर, ये बात कही जाती है कि जब ढांचा गिराया जा रहा था, हाँ। तो उस दौरान सरकार की तरफ से ये आदेश आया था कि फायरिंग कर दी जाए, तो क्या ये आदेश आप कह रहे हैं कि नहीं आया था? नहीं, देखिए मैं बता दूं आपसे, जो सही स्थिति है वो ये है कि करीब 12:10-15 पर हमको ये सूचना मिली कि ये आदेश गया है कि फायरिंग न की जाए, फायरिंग करने से मना किया है। तो हम सीधे चीफ मिनिस्टर के घर गए, जो कालिदास मार्ग है, और वहाँ हमने उनसे कहा, हमने कहा साहब ऐसा आदेश मत करिए, क्योंकि कुछ लोगों के मन में कुंठा हो सकती है कि फायरिंग न करने के आदेश के माने हम कोई फोर्स न यूज़ करें। ये एक दिमाग में आ सकता है। तो इसलिए पूरी तरीके से आपको ये, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ के डीएम ने भी ये अच्छा हमसे कहा कि अगर फायरिंग होगी तो औरतें और बच्चे भी हैं वहाँ पे। तो हमने कहा नहीं, ये आपकी बात सही है कि फायरिंग करने के लिए अगर हम भी होते तो हम भी बहुत सोचते कि फायरिंग करें कि ना करें। आखिरकार बच्चे और उसमें जेन्युइन पिलग्रिम्स बहुत थे उस समय कई लोग जो कि केवल दर्शन करने को आए थे वो भी थे। ऐसा नहीं था कि सब कार्य सेवक ही हो इसमें। तो हमने कहा कि इसलिए, लेकिन ये आदेश जो है एक रुकावट मन में हो जाती है कि आदेश फायरिंग का नहीं आया है, तो इसके मतलब फिर हम और फोर्स, कोई लाठीचार्ज है या इस प्रकार का फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में फिर जब आपके पास फायरिंग का आदेश नहीं है तो जाहिर है कि कुछ और ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। तो किस तरीके से? वो तो देखिए, ऑप्शन तो है, आपके पास लाठीचार्ज है, आपके पास टीयर गैस है, लेकिन एक बात और बता दें, लाठीचार्ज और टीयर गैस के लिए भी आपको थोड़ा डिस्टेंस चाहिए अगर इफेक्टिव होना है तो। और थोड़ा, क्योंकि अब हम फायरिंग उसके टीयर गैस के कर दें तो हमारे ही ऊपर अधिकतर आएगा। अब सबके पास तो मास्क होता नहीं है, कुछ के पास तो होता है। तो इस प्रकार से एक मन में कुंठा रहती है। तो डिस्टेंस अगर नहीं है तो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। और डिस्टेंस थी नहीं, मतलब हाँ, और थोड़ा सा डिस्टेंस होता है तो। और डिटरमिन्ड लाठीचार्ज अगर आप करिए तो 150 आदमी तो आप रोक सकते हैं 2 मिनट के अंदर। और फोर्स बहुत थी, फोर्स की कोई कमी नहीं है, आदमी वहाँ पे बहुत हैं। तो ये इस प्रकार से जो वो एक कुंठा हो, तो वो मैंने कहा कि देखिए, आदेश मत दीजिए, इस प्रकार का आदेश एक पूरा आपने आदेश दे दिया तो उससे, तो उन्होंने कहा कि नहीं त्रिपाठी जी, अब हम उसको इसलिए नहीं रोक रहे हैं कि वहाँ पे औरतें बच्चे भी हैं और
कार सेवक हैं तो इसलिए नहीं। तो फिर हमने कहा ठीक है, फिर उसमें और कोई अच्छा। फिर जो देखिए हम लोग के यहाँ जो व्यवस्था है वो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और लोकल पुलिस को ही अधिकार है कि वो फायरिंग का आदेश देगा। फायरिंग का आदेश चीफ मिनिस्टर नहीं देते हैं। वो बात अलग है कि उन्होंने अलग एक मार्गदर्शन दिया है, उसको मार्गदर्शन को कोई रोक नहीं पाएगा, ये भी बात अपनी जगह है। लेकिन जो CRPC में लिखा हुआ है वो ये है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक है। तो अगर DM कहता है पूरी तरह देख करके जो मौजूद है वहाँ पे, यहाँ तो न तो होम सेक्रेटरी मौजूद है, न चीफ सेक्रेटरी मौजूद है, न DG मौजूद है, तो वो देख के कहता है कि साहब यहाँ फायरिंग का नहीं होना चाहिए। ट्रिगर पॉइंट क्या था, क्योंकि आप मॉनिटर कर रहे थे यहाँ से लगातार वहां पर, और जब लोग वहां पे चढ़ने लगे, उस पे जाने लगे, तो इवेंट से पहले इवेंट से पहले आपको लगा होगा कि क्या मतलब आप कब एक्शन लेना है या कब उस पे जाना है? हाँ, नहीं, हमें तो यहाँ से उतना नहीं लगेगा जहाँ पे जो लोकल आदमी को लगेगा कि अब इनको रोकने की ज़रूरत है, अब लाठीचार्ज की ज़रूरत है, अब टीयर गैस पहले भेजना है, फिर लाठीचार्ज करना है। मतलब एक सीक्वेंस होता है, उसको सिखलाई दी जाती है लोगों को, ऐसी बात नहीं है। तो ये बेसिकली ये था। फिर हमने कहा कि ठीक है, अगर यही आदेश है आप लोगों का, तो फिर हम वापस आ गए। फिर हम जब देखते रहे कि एक गुंबद गिर गया और लगा कि कुछ करना चाहिए, तो हम 3 बजे फिर गए मुख्यमंत्री के यहाँ। हमने कहा हम स्टेट प्लेन लेकर के जाते हैं, लेकिन हमारा जाना तभी कोई मायने रखता है अगर ये फायरिंग न करने का आदेश हटा लिया जाए, नहीं तो उसी तरह हम भी जाएंगे और उसी तरह देख करके हम चले आएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, दुखी थे बेचारे। एक बात बता दें आपसे, ये बहुत लोग कहते हैं कल्याण सिंह जी हमेशा से ये ढांचे की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, हमेशा से। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो हमेशा कहते थे कि उसकी सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए और जितना भी हम कर सकते हैं वो पूरा करना चाहिए। तो वो दुखी थे। उन्होंने कहा कि अब इस समय वैसे भी एक ढांचा वो गिर चुका है, अब जाने से और अब हम फायरिंग का वो आदेश नहीं दे सकते हैं। वहाँ पे सर कौन कौन मौजूद, मतलब नेता थे, वो लोग कैसा भाषण दे रहे थे, कैसे ये? नहीं, वहाँ पे तो बहुत लोग सब थे। देखिए, मुरली मनोहर जोशी जी थे, अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, ये सिंघल साहब थे, और बजरंग दल के थे, कटियार अपने रितंबरा जी थी, और ये उमा भारती जी थी, बहुत लोग थे। तो उनके भाषण कैसे थे, क्या उसके वजह से या? नहीं, उस समय तो देखिए कोई भाषण ऐसा नहीं दे रहा था कि गिरा दो या कोई ऐसी बात है वहाँ पे, क्योंकि ये राम कथा कुंज में मीटिंग हुई थी। जो भाषण हुए थे वो वहाँ पे नहीं हुए थे। जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे, उसके बगल, आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, बस थोड़ी दूर, ज़्यादा दूर नहीं था, बिल्कुल करीब करीब लगा हुआ था। राम कथा कुंज एक बड़ी भारी जगह है, वहीं पर करीब 2-2.5 लाख आदमियों की मीटिंग हो रही थी, वहीं पर भाषण लोग दे रहे थे। तो अब जैसा मैंने बताया, भाषण में तो कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा कोई माने मेरे विचार से बहुत नहीं होता है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों ने कुछ कहा भी था कभी कभी कि नहीं, इसको तो यहीं मंदिर बनाना है, ये सब बातें कहीं। लेकिन कई लोगों ने कहा कि नहीं, अब ये तय हो गया है कि ये सांकेतिक होगी। एक और चीज वहाँ पे बार बार कही जा रही थी, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तो एक भय का माहौल तो बन ही रहा। नहीं, देखिए, कार सेवक तो कई प्रकार का वो कर रहे थे, कई कहे थे, मतलब विभिन्न प्रकार के लोग कर रहे थे।
मुस्लिम्स के खिलाफ भी बोल रहे थे लोग। ये बात सही है अपनी जगह, और यही बनाएंगे और ये मस्जिद गिराएंगे और ये करेंगे, बोल रहे थे लोग, इसमें नहीं शक है। वो जब एक बार देखिए, ये तो जंगल में आग की तरह है, एक बार जब उसमें लग गया तो फिर वो फिर तो बढ़ता जाता है। और लोग जो कि लॉ अबाइडिंग हैं, जो बिल्कुल सब कायदे कानून से चलने वाले हैं, वो भी उसी उसमें जाते हैं। मैंने बहुत क्राउड्स देखे हैं, उसमें अगर कोई नकारात्मक सुझाव आप उन्हें दीजिए तो पट से मान लेंगे। ये चीज़ गिरानी है तो उसको मान लेंगे, और ये मंदिर चल के बना दीजिए, कोई नहीं आएगा। या ये चीज़ टूटी हुई है, उसे ठीक करना है, कोई नहीं जाएगा। इसको पीट दो, मार दो, वो बिल्कुल सब लोग जाएंगे। तो ये तो होता है, वो तो एक नकारात्मक, और फिर वो आदमी का जो नेचर है वो उसका नहीं रह जाता, वो भीड़ का नेचर हो जाता है। सर, आप मिलने गए राज्यपाल से भी, जब पहले तो आप मिलने गए कल्याण सिंह से, वहाँ क्या बातचीत हुई? उसके बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया राज्यपाल से दिया? नहीं, वो तो उन्होंने 5:15 बजे करीब हमको बताया कि हमने तो इस्तीफा दे दिया है यहाँ पे। और उसके बाद फिर गवर्नर साहब का आया आदेश कि हमसे आप मिल लीजिए, तो हम गए वहाँ पे। तो उन्होंने फिर यही कहा कि अब जाके देखिए, वहाँ पे जाइए, क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे उनको निकाला जा सकता है कार्यसेवकों को। तो हमने कहा ठीक है। तब जब लौट के आए तो फिर उनका आया कि नहीं, हमसे आप करीब 9:30-10 बजे के करीब फिर मिल लीजिए और तब जाइए वहाँ पे। तो फिर हम उनसे फिर मिले वहाँ पे। तो वहाँ पे वो यही उन्होंने कहा कि अब इसमें क्या करना है। हमने कहा कि अब हम जाएंगे वहाँ पे, सेंट्रल फोर्सेस के जो अधिकारीगण हैं उनसे बात करेंगे और उसके बाद कार्रवाई होगी। कंट्रोल रूम से आप एक बार मॉनिटर कर रहे थे, अब आप ग्राउंड पे आ गए, क्या कुछ देखने को मिला ग्राउंड पे? जब आप आए तो कुछ अलग देखने को मिला? हम तो करीब ग्राउंड पे पहुँचे रात को करीब 2-2:30 बजे के करीब। जब यहाँ से गए तो पहले उनसे बातचीत करके, बाई रोड गए थे यहाँ से, वहाँ बातचीत करके फिर उतना गए वहाँ। तो करीब करीब उस समय भी 40,000-45,000 उसमें कार्यसेवक उसमें थे। अपना वही ईंटा और गारा और ये सब ले आ रहे थे, वो थे, मौजूद थे वहाँ पे। हाँ। सर, इसके बाद, इस घटना के बाद इसकी जांच हुई थी, तो इसमें कैसे मुकदमे लिखे गए थे और उसके बाद कितने लोगों की लगभग गिरफ्तारी हुई थी, और फिर सरकार की तरफ से आप पुलिस प्रशासन को कैसे आदेश दिए गए थे? नहीं, देखिए, उसके बाद से तो मैं यहाँ पे करीब 22 दिसंबर तक रहा। उसके बाद हम चले गए थे डेपुटेशन के ऊपर। तो उसके बाद तो फिर लिबरान कमीशन अपॉइंट हो गया और इसमें मुकदमे कायम किए गए। जो ये इंसिडेंट हुआ उसमें कई मुकदमे कायम किए गए। अब हमें याद नहीं है कि कितने कौन से मुकदमे थे। और जर्नलिस्ट ने कुछ मुकदमे लिखाए थे, उनको उन्होंने मारपीट किया था और वो की थी, उसमें वो लिखाए गए थे। तो केसेस बाद में सब सीबीआई को चले गए थे और सीबीआई ने उसको वो किया कि किसकी गलती थी, क्या हुआ था। तो आप लोग तो जानते हैं, वो तो सीबीआई का केस तो ख़त्म हो गया। मतलब ख़त्म माने कन्विक्शंस नहीं हुए कोई भी, और सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला चला। और पुलिस को, प्रशासन को कैसे निर्देश दिए गए थे सरकार की तरफ? पुलिस को क्या, जांच के बाद पुलिस को, इस जांच के बाद, इन सब घटना के बाद में पुलिस को कैसे निर्देश दिए गए थे? जब सब कुछ हो गया कि अब आप जांच करिए, मुकदमे लिख गए, गिरफ्तारी हुई, तो उनमें पुलिस को कैसे निर्देश थे कि अब क्या करना है? नहीं, पुलिस को तो देखिए, कुछ देर तक, जब तक सीबीआई ने केस नहीं लिया तब तक पुलिस जांच करती रहती है। आपसे पूछेगी, इनसे पूछेगी, उनके बयान वगैरह लिखेंगे, कितने अरेस्ट हैं, वो किसको कर पाए। ज़्यादा उस समय तो किसी को ज़्यादा अरेस्ट नहीं कर पाए थे,
लेकिन बाद में अरेस्ट हुए थे फिर। लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगा, हमारे ख्याल से सीबीआई को भी देने में हमारे जाने के पहले ही सीबीआई के आदेश हो गए थे। सर आखिरी सवाल ये रहेगा, 1992 का आपने इवेंट देखा 6 दिसंबर का, आज इसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, क्या दिख रहा है उस इवेंट में और आज जो हो रहा है उसमें कितना अंतर है? किस तरीके से इस चीज़ को अगर आपसे पूछा जाए? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि वो था, उससे एक ढांचा ध्वस्त हुआ। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और जनता की जो आस्था है उसके अनुसार ये कार्रवाई हो रही। इन दोनों में कोई बहुत, मेरे विचार से कोई बहुत समन्वय नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि उससे और इसका कोई बहुत ताल्लुक है। इवेंट इतना बड़ा, हाँ, उस समय जो इवेंट था वो एक अपनी जगह है, वो उसको लोग सही या गलत जो भी कह सकते हैं। और ये जो है वो तो अच्छा, आस्था तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग समझते हैं कि वही उनकी जन्म स्थान है। या अब उसमें क्या आप तर्क दे सकते हैं कि ये था, ये नहीं था, ये रामचंद्र थे कि नहीं थे, वो तो चलता रहेगा, उससे कोई नहीं मतलब। लेकिन हम अगर बिलीव करते हैं कि ये थे और यही उनका जन्म स्थान है, तो ये तो दिमाग में है लोगों के, बहुत लोगों के। ये तो आज से नहीं, जब हम छोटे थे तब से, और रामलीला बहुत देखी है। सरकारी काम में भी एज एसपी जाके देखते थे, वैसे भी। तो एक जो परसेप्शन होता है वो अलग बात होती है। वो बहुत ज़्यादा तथ्य से उसका कुछ संबंध है, लेकिन ज़्यादा संबंध नहीं है। ज़्यादा तो ये कि दिमाग में हमारे है कि हाँ यही है जन्मभूमि। अब वो सही है कि गलत है, इससे बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए, ये तो अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब यहाँ पे बन सकता है। कहा है कि मस्जिद यहाँ पे बननी चाहिए, बन सकती है। तो वो ठीक है, परसेप्शन की बात है। और ये परसेप्शन पे ही इतना बड़ा कांड जो हुआ, ये हुआ परसेप्शन के ऊपर, ये फैक्ट के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। हाँ, फैक्ट तो वो परसेप्शन। और सर इसी बात को अगर देखें, जैसे उस समय जो माहौल था, आपने कहा कि गोली चलाने की नौबत थी, हम निर्देश का इंतजार करते हो सकता था, जिस तरह का माहौल था। आज जो पूरा प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा इवेंट हो रहा है, उस समय इस चीज को, इस धारणा को लेके क्या असर था, क्या प्रभाव था? और आज जब आप देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा इसका प्रभाव, तो उस चीज को किस तरीके से, मेरा सवाल ये था कि उस चीज प्रभाव तो देखिए, उस समय हमारे ख्याल से जो कारसेवक हैं या इससे जो जुड़े हुए थे उनके ऊपर प्रभाव था। इसका प्रभाव तो सभी के ऊपर है, मतलब सभी हिंदू अगर हम कहें, और जात के लोगों को भी थोड़ा बहुत है इसमें कि हाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो भी है। तो वो तो उस समय था यही कि भाई, और ये लोग महाराष्ट्र से फलाना, ये सब के सब तो एक जुनून में आया कि साहब इसको ये हम कार सेवा यहाँ पे करेंगे। अब वो कुछ लोग उससे रुष्ट भी थे कि हम ये क्या कार सेवा कि हम ले आकर के यहाँ पे खाली बालू इसमें डालेंगे या ये करेंगे, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। लेकिन कार सेवा में हम जाएंगे, ये तो परेशानी सह करके आए लोग, ऐसे नहीं है कि कोई हुआ है। सर, जैसा आपने बताया कि अलग अलग स्टेट से, यहाँ तक कि केरला से, महाराष्ट्र से भी लोग आ रहे थे उस दौरान, तो वो आपके लिए, पुलिस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण था ऐसे लोगों पर कंट्रोल करना? चुनौतीपूर्ण तो इसलिए है कि देखिए वहाँ के कैसे लोग, उसमें कौन बदमाश किस्म का आदमी है, कौन है, उसकी हम जानकारी हम लोगों की सीमित थी। अगर जो वो
उन्होंने बताए थे कि ये आदमी जा रहे हैं, इनको इनके ऊपर नज़र है, लेकिन कुछ ही लोगों को बता पाया, ऐसा तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये यहाँ के लोगों को तो अधिकतर जानते हैं कि कैसे हैं, इनके देखभाल करनी है, इनको रोकना है, इनको पहले से जो भी करना है पकड़ना है या जो जैसा भी है। तो वो फ़र्क, वो चुनौती तो है नहीं। कहा था कि कश्मीर से आ रहे हैं, चेक किया गया, नहीं सही निकला, वो बात अलग है। उस बीच तो सर बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन हाँ, तो आती है, कई आती है, स्टेट्स भेजती हैं। स्टेट्स जहाँ से हम लोगों ने खुद कहा उनसे कि आप बताइए कि आपके यहाँ के कितने लोग आएंगे, कैसे लोग हैं, इनके बारे में अगर कोई आपको कर रहा है तो ये तो पहले से हम लोगों ने संपर्क किया था। बहुत शुक्रिया सर इस इंटरव्यू के लिए। काफ़ी कुछ आपने बताया, काफ़ी चीज़ों पर प्रकाश डाला, इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। तो इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं हम लोग।